स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीए कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 3 के पार्ट 2 के बारे में। यूनिट नंबर 3 का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो यूनिट है पॉलिटिकल साइंस का जो 3rd यूनिट है उसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स डिवाइडेड करके पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, सेकंड चैप्टर में आप संसद के बारे में पढ़ोगे और देन 3rd चैप्टर में आप न्यायपालिका के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैंने चीज़ें क्या कही है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी पार्ट 1 बन चुकी है, अगर वो नहीं देखी आपने तो फटाफट जाकर के पहले इसको देखना है। उसके बाद आप सेकंड वीडियो पार्ट सेकंड को देखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जा करके उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट आप डिस्क्रिप्शन को जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके वहाँ से लिंक को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पर हम आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी देते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे हैं, और जो भी आपके डाउट है आप वहाँ से हमसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखिए, पार्ट 1 में हमें क्या थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। प्रधानमंत्री क्या क्या कर्तव्य हैं, कैसे वह नियुक्त किया जाता है, किस प्रकार से उसका नाम मात्र और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है कैसे है, कौन ज़्यादा प्रमुख है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री को संविधान के तौर पर कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 74, 75 और 78 हमने पढ़ा था विस्तार से, बिल्कुल अच्छे से जाना था इसको। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर साथ ही साथ उनकी योग्यताएं और कार्यकाल को भी हमने पढ़ा था। और उसके अलावा हमने प्रधानमंत्री की कार्यकाल शक्ति और कार्य भी अच्छे से विस्तार से वहाँ पे पढ़ा था। अब हम इन्हीं कार्य और शक्तियों को थोड़ा और विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। ठीक, सबसे पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन। देखो, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में सहयोगी मंत्रियों का चयन करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों को चयन करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री केवल चयन करेगा लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति को। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। यानी कि आपको इसे पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र अध्यक्ष क्यों है, एक मुखिया क्यों है, नाम मात्र मुखिया, क्योंकि उनको अपने राष्ट्रपति जो है केवल और केवल मतलब सारे काम सारे प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति केवल एक सलाह देने के लिए बैठा होता है, जिस वजह से उनको रबड़ का स्टैंप बोला जाता है। राष्ट्रपति को किसी के देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी करता है। कौन करता है? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन कार्य करता है। विभागों का वितरण। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण भी करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है, मंत्री और जो है विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। संसद के संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं खत्म करने संबंधी परामर्श देता है। सत्र, जो संसद में देखा होगा आपने, सत्र लागू होते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को संसद के सत्र खत्म करने को भी बोल देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। जब प्रधानमंत्री लगेगा कि लोकसभा की पार्टी के जो मेंबर है वो ठीक तरीके से कार्यरत नहीं हो रहे तो उसकी सिफारिश पे वो उसको विघटित भी कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री कर सकता है। किसकी सिफारिश पे? राष्ट्रपति की सिफारिश पे। सभा पलटकर सरकार की नीति के निर्माण की घोषणा भी कर सकती है।
राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी अब हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी जुड़ा होता है और मंत्रिपरिषद से भी जुड़ा होता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए निर्णयों की सूचना देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। जब मंत्रिपरिषद में बैठक होती है और मंत्रिपरिषद, मान लो मंत्रिपरिषद है, संसद में मंत्रिपरिषद बैठे, वहाँ पर लोगों के बीच बैठक हुई, प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे। अब उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया ये राष्ट्रपति तक कौन बताएगा? वो बताएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के विचार को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सक्षम कौन रखता है? प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि यहाँ की बातें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा और राष्ट्रपति के क्या विचार है उनके निर्णय ला करके संसद में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा। अब देखो, मंत्रिमंडल के प्रमुख नेता के रूप में भी होते हैं प्रधानमंत्री। यह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यरत होते हैं। विभिन्न विभागों के बीच खड़ी प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? कैबिनेट का, यानी मंत्रिमंडल का। वह विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याएं, झगड़ों व मतभेदों को सुलझाता है। कौन? प्रधानमंत्री। कुशल और प्रभावी प्रशासन के लिए सक्षम होता है ये। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। अब देखो अब समझो आप मंत्रिपरिषद क्या होता है और एक मंत्रिमंडल क्या होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय, यानी कि बहुत ही बड़ा ये निकाय होता है जिसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंडलीय मंत्री होगा, 2 राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होगा। किसकी बात हो रही है? मंत्रिमंडल की। वहीं दूसरी तरफ जो मंत्रिपरिषद की हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल क्या है? जहाँ ये बड़ा निकाय था वहीं ये छोटा निकाय है। मंत्रिमंडल को कैबिनेट भी कहते हैं। कैबिनेट, मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट बोला जाता है, जबकि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एक छोटा निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का ये एक भाग, यानी इसी का एक भाग होता है मंत्रिमंडल। ठीक, मंत्रिपरिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है। मंत्रिपरिषद का आकार अब हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 30 से 70 होती है, 60-70 के तकरीबन होती है, और मंत्रिमंडल में 12 से 35 या 29 ही होते हैं। तो संविधान के 91वें संशोधन 2003 द्वारा संविधान में प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक की हो गया। यानी कि जब संविधान में 91वां संशोधन हुआ 2003 में हुआ था जो कि, तो उसमें बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें 15% तक की जो मंत्रियों की संख्या है वो कहाँ से होनी चाहिए? लोकसभा से होनी चाहिए। समझ आया? मंत्रिपरिषद मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं? अभी बताया था 3 होते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। प्रधानमंत्री कौन होता है? राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। राष्ट्रपति लगभग प्रत्येक मुद्दे पर किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्य करने के लिए सूचना प्राप्त करनी होती है तो वह किसी भी मंत्री से सीधे बात ना करके किससे कर लेता है? प्रधानमंत्री से बात करके अपना निर्णय जो है वो ले सकता है। नीति कैसे निर्धारित करता है एक राष्ट्रपति? देश के लिए प्रमुख राजनीतिक फैसले प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं बिल्कुल। भारत की विदेश नीति, घरेलू नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल होती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, संविधान में संशोधन, रेलवे, स्वास्थ्य, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए जाते हैं। यानी कि देश में जो है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे की जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के पास कुछ आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर है उनके पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 300, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, 360 आएगा यहाँ पर, 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को, यहाँ मैं ठीक कर देती 360, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति आएगा। देखो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ना एक अपवाद है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। ये जो आपातकालीन शक्ति है वो प्राप्त किसको है? प्राप्त है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। वो तभी लेगा जब प्रधानमंत्री इससे सहमत हो, तो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करेगा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल आपातकाल की घोषणा करने की लिखित सलाह दे। यानी कि जो कैबिनेट है
कैबिनेट अगर कहता है, कैबिनेट मंत्री अगर कहता है कि हाँ देश में आपातकालीन शक्तियाँ लागू होनी चाहिए तभी हो पाएगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जब देश में बाहरी आक्रमण हो तो देश में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 कहता है आंतरिक अव्यवस्था या राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू हो सकता है। जब देशों के बीच में आंतरिक अव्यवस्था, दंगे फसाद ये सब चल रहे हो तो अनुच्छेद 356 जो है लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। जब देश में आर्थिक व्यवस्था खराब हो तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब देखिए विभिन्न आयोग एवं परिषद के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, बड़े बड़े आयोगों का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता और परिषद इन सब के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष होते हैं, जल संसाधन अध्यक्ष। अनुग्रह की शक्ति। अब देखिए अनुग्रह की शक्तियों को हम विस्तार से समझते हैं। भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के संदर्भ में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों का वितरण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर ही करता है। अनुग्रह का मतलब है किसी को प्रमोट करना। अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, उनको इन पदों से सम्मानित किया जा रहा है तो वो किसकी सिफारिश पर होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और गठबंधन राजनीति को लेकर के कुछ दौर। देखिए भारत की राजनीति में कांग्रेस दल हमेशा से प्रभुत्व था। कांग्रेस दल हमेशा, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो भारत में पहला आम चुनाव 1991 में हुआ था, तब से लेकर के कांग्रेस की जो पार्टी है वो सत्ता में बहुत ही प्रभुत्व और बहुत ही प्रबल रूप में देखी गई है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व सत्ता में हमेशा से ही रहा। कांग्रेस पार्टी को हमेशा क्या मिलता रहा, पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन 1977 में जब आपातकाल के बाद, आपातकाल कब लगाई गई थी, अगर आपको याद हो 12th क्लास की अगर आपने पोल साइंस की बुक पढ़ी है तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। 1975 में आपातकाल लगाई गई थी, 352 लागू किया गया था। पहली बार भारत में कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपनी सत्ता में आई, यानी कि 1975 में जब सरकार ने आपातकाल लागू हुआ तो उसके साथ जस्ट 2 साल बाद फिर से आम चुनाव हुए, कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 1977 में आपातकाल लगने के कारण लोगों के बीच एक उमड़ भड़की। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की पार्टी को वोट ही नहीं दिया, वो सत्ता और वो जो पार्टी है वो उसमें नहीं आई। उसकी जगह पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में देखने को मिली। यह पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, बल्कि यह एक गठबंधन की सरकार थी, यानी कि इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, गठबंधन की सरकार थी। छोटी छोटी पार्टियों से अपना मत लेकर के, छोटी छोटी पार्टियों से वो है अपने छोटी छोटी पार्टियों का संयुक्त होकर के अपना मत जो है लेकर के, लोगों से मत में लेकर के अपनी खुद की पार्टी बनाई, उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। जनता पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, मोरारजी देसाई। इस गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वह सरकार में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। पहली गठबंधन सरकार किसकी बनी थी, जनता पार्टी की। अब जनता पार्टी में प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था, मोरारजी देसाई को, जो लंबे समय तक नहीं रह पाए। फिर 1980 में चुनाव में कांग्रेस आई और फिर उसने सत्ता हासिल कर ली। फिर दोबारा 1980 में चुनाव हुए, फिर से उसने कांग्रेस में जो है सत्ता अपनी जो है हासिल कर ली। भारतीय राजनीति में अभी गठबंधन का दौर शुरू हुआ ही था और 1989 में भारत में गठबंधन की राजनीति दोबारा आ गई। फिर से गठबंधन की सरकार आ गई। 1980 में आए, कांग्रेस आई, फिर 89 में दोबारा से चुनाव हुए जब, तो दोबारा आ गए। फिर 1989 से 2014 तक जितनी भी केंद्र में सरकार बनी वो सब कौन सी थी, गठबंधन की सरकार थी। इस तरह कहा जाता है कि भारत में पूर्णतः गठबंधन का दौर प्रारंभ हुआ। यानी कि जो वर्तमान में आज बीजेपी की सरकार है ना, वो भी एक गठबंधन की सरकार है। बीजेपी की जो सरकार है वो भी एक गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अभी पता चलेगा क्या है ये। कांग्रेस ने अपना गठबंधन बनाया। कांग्रेस की गठबंधन का नाम क्या था, यूपीए, और भाजपा की गठबंधन का नाम क्या था, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेसी एजेंसी। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर आई के गुजरात, एचडी देवगौड़ा, वीपी नरसिंह राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सब क्या थे, गठबंधन पार्टी के ही उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी जो आज के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी, वो भी गठबंधन पार्टी यानी कि एनडीए वाली सरकार के ही
गठबंधन पार्टी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये था आप लोगों का यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकेंड। चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट सेकेंड था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। प्रधानमंत्री के बारे में एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से बताई गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम संसद को अच्छे से पढ़ेंगे। संसद के बारे में वो थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, तो संसद को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स में हमने आपको की पॉइंट्स के थ्रू समझा रखा है, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको वहाँ पे। बस आपको अपडेटेड रहना है, हमारी एक एक वीडियो को देखना है। और वीडियो अगर समझ नहीं आती है, कुछ समझ नहीं आती है, तो उसको थोड़ा स्किप करके आगे पीछे करके, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार भी अगर आप देखोगे डेफिनेटली वो चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।